नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमजे क्लासेस में। आज हम ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, इंडिया की ज्योग्राफी। और ये नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे यहाँ से फैक्ट्स पूछे जाते हैं और कई बार यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी वीडियो देखना दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में आने वाले फैक्ट हैं। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप जब ज्योग्राफी की बुक लेके आएंगे ना, तो आपको पढ़ते पढ़ते सिर्फ ज्योग्राफी में ही आपका समय बीत जाएगा और आप दूसरे सब्जेक्ट को समय नहीं दे पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का इसमें संग्रह है जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक भी पॉइंट इसका मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? भूगोल होता है। भू यानी पृथ्वी और गोल यानी गोल। ठीक है, तो जियोग्राफी। ठीक है, तो भूगोल यानी पृथ्वी की आकृति गोल है, इसलिए भूगोल है। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी जो है एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक मतलब यूनानी शब्द है। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द की बात करते हैं तो ये ज्योग्राफिया शब्द से बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्योग्राफी शब्द जो है किस शब्द से मिलकर बना है? ज्योग्राफिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। यानी ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? ऑब्वियसली पृथ्वी के बारे में ही पढ़ते हैं। पृथ्वी की आकार संरचना और उसकी आकृति, उत्पत्ति, इन सभी के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसलिए ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी निम्न में से कैसा शब्द है? कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है कि ग्रीक शब्द है कि इटालियन शब्द है? कौन सा शब्द है? तो दोस्तों ग्रीक यानी कि यूनानी शब्द है। चलिए, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी के जनक कौन है? दोस्तों ज्योग्राफी के जनक है इरेटोस्थेनीज। बहुत बार सवाल पूछा गया एग्जाम में कि ज्योग्राफी के जनक कौन है? इरेटोस्थेनीज है। दोस्तों थोड़ा सा इनके परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। मिस्र में हुआ था। दोस्तों आपको मुझे मिस्र की राजधानी कमेंट सेक्शन में बतानी कि मिस्र की राजधानी क्या है। तो दोस्तों ज्योग्राफी के जनक कौन है? इरेटोस्थेनीज। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। और इन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द दिया था तथा भूगोल को विज्ञान से अलग करके एक नए विषय के रूप में इन्होंने ही शुरू किया था। दोस्तों क्या हुआ था कि जब तक इरेटोस्थेनीज नहीं आए थे तब तक क्या होता था कि ज्योग्राफी को विज्ञान में ही, साइंस में ही पढ़ा जाता था। लेकिन जब ये आए, जब इरेटोस्थेनीज आए, जब इनका जन्म हुआ, जब इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में जांच पड़ताल की, इनके बारे में रिसर्च की, तो फिर इन्होंने क्या करा? ज्योग्राफी को विज्ञान से अलग करके एक नया सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आती है, माइक्रोबायोलॉजी आती है, उसके बाद बॉटनी आती है। तो ये सम्मिलित रूप से है विज्ञान का ही भाग, लेकिन इनको अलग अलग ब्रांच के रूप में जो है इसको अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। तो हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी के जनक कौन है? ज्योग्राफी के जनक कौन है? इरेटोस्थेनीज। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। और इन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द दिया था और भूगोल को विज्ञान से अलग करके एक नए विषय के रूप में इन्होंने ही शुरू किया था। इसी कारण इरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। देखिए, किसी भी विषय का कोई भी व्यक्ति पिता कब कहलाता है? जब वो उस विषय का जन्मदाता होता है। दोस्तों आपके पिता क्यों कहलाते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। इसलिए कोई भी चीज़ हो दुनिया में, अगर उसका कोई जनक है तो वो उसका पिता कहलाएगा। जैसे जैसे ज्योग्राफी को पूरी दुनिया के सामने कौन लेके आए, मतलब अलग से विषय के रूप में कौन लेके आए? इरेटोस्थेनीज। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी का जनक या फिर पिता कहा जाता है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं इस पॉइंट को सीधा पढ़ के भी आगे निकल सकता था, मैंने इतना जोर इसीलिए दिया क्योंकि मैं चीज़ों को आपको समझा सकूँ। ठीक है, और जब आप चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं होती है, सीधा आपको समझ में आ जाता है कि पिता क्या होता है और जनक क्या होता है और ये सारी चीज़ें। चलिए, मिस्र के एक वैज्ञानिक थे हिकेटियस ने। इनका नाम था हिकेटियस। इन्होंने सर्वप्रथम महाद्वीपों से संबंधित मानचित्रों का निर्माण किया था, लेकिन उस मानचित्र में यूरोप, एशिया, सिंधु नदी तक का ही भाग था और अफ्रीका ही प्रदर्शित था। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब मानचित्र की। मानचित्र का जो जनक था, जो सबसे पहले दुनिया के सामने मानचित्र लेकर आया, वो कौन थे? वो थे हिकेटियस, जो कि मिस्र के निवासी थे। उन्होंने सर्वप्रथम महाद्वीपों से संबंधित मानचित्रों का निर्माण किया, यानी उन्होंने महाद्वीपों के बारे में बताया। लेकिन जो हिकेटियस थे उन्होंने सिर्फ जो है वो सिर्फ 4 महाद्वीपों या फिर 3 महाद्वीपों के बारे में ही उन्होंने बताया अपने मानचित्र में। वो था यूरोप के बारे में, उसके बाद एशिया के बारे में, जो कि सिंधु नदी तक का ही भाग उन्होंने प्रदर्शित किया था अपने मानचित्र में, और तीसरा अफ्रीका। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हुए मानचित्र का श्रेय
ओके, तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हुए मानचित्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है टॉलमी को। दोस्तों ये इसमें पी साइलेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? टॉलमी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टॉलमी, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हुए मानचित्र किसने बनाया? सबसे पहले टॉलमी ने बनाया। सवाल आता है कि अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? टॉलमी ने बनाया। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है दोस्तों? मानचित्र से संबंधित अध्ययन, मानचित्र से रिलेटेड जो भी स्टडी हम करते हैं और मानचित्र बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों इस नोट्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो एक एक बिंदु में पढ़ा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं सारे बिंदुओं से। तो दोस्तों कार्टोग्राफी आपको याद रखना है कि मानचित्र से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों मानचित्र बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है और मानचित्र से संबंधित अध्ययन क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी कहलाती है। चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में। तो दोस्तों पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है, यानी कि पृथ्वी का जन्म जो है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी तथा सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से अलग होने के कारण हुई। दोस्तों अगला पॉइंट है, यह सूर्य से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व अलग हुए थे वर्तमान से, इसीलिए पृथ्वी तथा अन्य सभी ग्रहों की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी और जितने भी बाकी के ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सूर्य से हुई है। और आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व? 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं सौर विकिरण की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहाँ से अपसौर से सवाल आता है, उपसौर से सवाल आता है, सूरज और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी और सर्वाधिक दूरी का सवाल आता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं उपसौर यानी कि अपहेलियन। अपहेलियन जो है वो 4 जुलाई के दिन आता है और दोस्तों जो उपसौर है वो 3 जनवरी के दिन आता है, यानी कि प्री हेलियन। अब दोस्तों उपसौर अपसौर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हाँ, जो हमारा उपसौर होता है, उपसौर का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जिस दिन न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि पृथ्वी और सूरज के बीच में जिस तारीख के दिन, यानी पृथ्वी जिस डेट के दिन सूरज के सबसे ज़्यादा निकट होता है वह दिन उपसौर कहलाता है, प्री हेलियन कहलाता है। और ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी के दिन होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल आता है कि उपसौर है निम्नलिखित में से किस दिन आता है? तो 3 जनवरी के दिन। अच्छा अच्छा, और इसके बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होती है इस दिन? तो न्यूनतम दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों सवाल आता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी है, तो आंसर होगा 14.7 किलोमीटर, जो कि न्यूनतम दूरी होती है। और इस दिन पृथ्वी को सर्वाधिक सौर विकिरण प्राप्त होता है। सर्वाधिक सौर विकिरण ऑब्वियसली प्राप्त होगा, सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप आग के पास बैठे हैं, आप आग से 5 मीटर की दूरी पर बैठे हैं और आपका दोस्त आग से 10 मीटर की दूरी पर बैठा है, तो सबसे ज़्यादा हीट किसको मिलेगी? जो ऑब्वियसली आपको मिलेगी, क्योंकि आप आग के 5 मीटर की दूरी पर बैठे हो, यानी कि सबसे नज़दीक हो। तो वैसे ही जो भी दूरी होती है, यानी कि 3 जनवरी के दिन जो कि स्थिति होती है प्री हेलियन की, यानी कि उपसौर का जो दिन होता है, उस दिन दूरी न्यूनतम होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर, इसलिए सर्वाधिक सौर विकिरण प्राप्त होता है। दोस्तों सवाल ऐसा भी आता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस दिन को सर्वाधिक सौर विकिरण प्राप्त होता है? तो उसका आंसर होगा 3 जनवरी। 14.7 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी किस तारीख को होती है? तो 3 जनवरी को, ठीक है। तीसरा सवाल ये आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 14.7 किलोमीटर, 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों 3 पॉइंट से 3 क्वेश्चन बन गए, सिर्फ इतनी सी चीज़ से 3 क्वेश्चन बन गए और ये बहुत बार सवाल पूछा गया है एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपसौर की। अपसौर का दिन कब होता है? अपसौर का दिन होता है 4 जुलाई के दिन। 4 जुलाई के दिन इस दिन क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है, यानी सर्वाधिक दूरी होती है। और जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी कब होती है? सर्वाधिक दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। और ये स्थिति क्या कहलाती है? ये स्थिति जो है वो अपहेलियन यानी कि अपसौर कहलाती है, ठीक है। और दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। और तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर आप किसी चीज़ से दूर हो, हीट से दूर हो, तो आपको न्यूनतम सौर विकिरण प्राप्त होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति होती है 4 जुलाई को। और आपको पृथ्वी और सूरज के बीच में औसत दूरी याद रखनी है। औसत दूरी कितनी होती है? 14.92 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों आपको ये तीनों दूरियां याद रखनी है। सूरज और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर, किस दिन? 3 जनवरी के दिन ऐसा होता है।
अगला पॉइंट आपको याद रखना है, सूरज और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कितनी होती है? अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है। और औसत दूरी कितनी होती है? 14.92 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। आपको उपसौर की डेट याद रखनी है, आपको अपसौर की डेट याद रखनी है। उपसौर यानी अपहेलियन 4 जुलाई के दिन ऐसा होता है, और अपसौर जो होता है वो और जो उपसौर होता है वो 3 जनवरी के दिन होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है। अगर आप मुझे और ये कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि क्या मैं लंबी वीडियोस डालूं या नहीं, या छोटी छोटी वीडियोस ही आप चाहते हैं कि मैं छोटी छोटी वीडियो करके डालूं, जिससे आप जल्दी जल्दी अलग अलग वीडियोस देख के चीज़ों को सीख सकें, या आप कहेंगे तो मैं इससे लंबी वीडियो भी डाल सकता हूँ। चलिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डाल दूंगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। आप उन हज़ारों लोगों से आगे पहुँच गए हैं जो सिर्फ ज्योग्राफी की मोटी मोटी किताबें लाके और कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, जिनका किसी भी एग्ज़ाम से कोई संबंध नहीं होता है, और वो एक ही सब्जेक्ट में उलझे हुए रहते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स की चर्चा की है आप उनको बार बार देखें, रिवाइज करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।